नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर फिक्र आपकी में। आप सभी इस वक्त पूरे परिवार के साथ ये बुलेटिन देख रहे होंगे, ये पूरी उम्मीद हमें। लेकिन देखिए, आगे बढ़े उससे पहले दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की है। मंगलसूत्र विवाद पर कांग्रेस ने शिकायत की है। अमित शाह बोले, राहुल बताएं घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कर्नाटक कांग्रेस नेता का पीएम पर विवादित बयान आया है। के रमेश ने शनि से प्रधानमंत्री की तुलना की। के रमेश बोले, पूरे देश में इनका प्रकोप है। उधर बंगाल में 24,640 शिक्षकों की नौकरी रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की बात टीएमसी ने कही है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निजी डॉक्टर से परामर्श की मांग खारिज कर दी गई है। इंसुलिन दिए जाने पर मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा। अलीगढ़ रैली में पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की है। मैं यूपी का सांसद गर्व से कहता हूं कि योगी मेरे मुख्यमंत्री हैं, यह कहा पीएम मोदी ने। योगी की पहचान सिर्फ बुलडोजर नहीं, औद्योगिक विकास भी है, यह पीएम मोदी ने कहा। उधर पहले चरण में 69.31% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने अब तक के आंकड़े जारी किए हैं। 2019 के मुकाबले 2019 में पहले चरण में 69.43% मतदान हुआ था, यानी लगभग बराबर हुआ है मतदान। उधर ताजमहल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। संरक्षण के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर एएसआई से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। और सलमान खान केस में क्राइम ब्रांच का सूत्रों से बड़ा खुलासा। शूटर्स के पास एक नहीं दो पिस्टल थी, ये सूत्र बता रहे हैं। शूटर्स ने फरारी के दौरान तापी नदी में हथियार फेंके थे, ये सूत्र बता रहे हैं। उधर 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को नामों की घोषणा की थी। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें खास हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहली खबर, 2024 की लड़ाई मटन मछली से होते हुए अब मंगलसूत्र पर आ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस में घोषणा पत्र को लेकर आखिर ये कैसी महाभारत है। दूसरी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नियुक्तियों को रद्द कर दिया। चुनावी समर में यह फैसला 42 सीट पर क्या गुल खिलाएगा, यह बड़ा सवाल है। तीसरी खबर, इजरायल से तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति इस्लामाबाद पहुंचे। उनका 3 दिन का दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई क्यों है, यह भी आप समझेंगे। चौथी खबर, चीन में सदी की सबसे भयानक बाढ़ आई है तो यूरोप हीट वेव से जल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का दुनिया में भयानक असर दिखाएंगे। और पांचवी खबर, क्या चीन चांद पर कब्जा कर लेगा। नासा ने दुनिया को जिनपिंग के मिशन मून पर क्या चेताया है, यह आप जरूर देखिएगा। फिक्र आपकी शुरुआत राजनीति की उस खबर से करते हैं जो 24 घंटे से देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। हम जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो चुनाव की हवा बदल सकती है, लोकसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयानों ने चुनावी गर्मी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे में 2 बार मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कल राजस्थान के बांसवाड़ा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर डबल एम से प्रहार किया। पहला एम मुसलमान और दूसरा एम मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करते हुए कहा, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में आम लोगों की संपत्ति का सर्वे करने की बात कही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लेगी। पीएम मोदी ने ये दोनों बातें पहली बार बांसवाड़ा की रैली में कही, लेकिन कांग्रेस पर हमलों का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी यूपी के अलीगढ़ में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र फिर से छेड़ा। प्रधानमंत्री ने फिर वही बात कही जो कल उन्होंने बांसवाड़ा की रैली में कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ जो चुनावी नैरेटिव खड़ा किया, कांग्रेस उसका बचाव कर रही है। कांग्रेस ने चुनौती दी है कि घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा है तो दिखाओ। कैसे, इसे लेकर सियासी रसाकसी हो रही है, आपको बताएं उससे पहले पीएम मोदी की वो बात सुनना जरूरी है जो कल उन्होंने बांसवाड़ा में कही थी। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है।
कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमान और मंगलसूत्र को मुद्दा बनाया तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी बेवजह की बातों को मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जवाब के तौर पर बयानों की एक फहरिस्त सामने रखी गई। कांग्रेस नेताओं के इन्हीं बयानों से पीएम मोदी और बीजेपी को कांग्रेस पर हमले करने का मौका मिला। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए 4M का इस्तेमाल किया। चुनावी मैदान में कांग्रेस को घेरने के लिए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाया और इसी के बाद उन्होंने कांग्रेस की तरफ मुसलमान और मंगलसूत्र वाले तीखे बाण छोड़ दिए। सवाल यह है कि पीएम मोदी 2024 की चुनावी लड़ाई में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को क्यों खींच लाए। मनमोहन सिंह का 9 दिसंबर 2006 का ये बयान सुनिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. वैसे कांग्रेस पर हमले के लिए पीएम मोदी ने उसी के मैनिफेस्टो को हथियार बना लिया है। बांसवाड़ा के बाद अलीगढ़ की रैली में भी पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो का जिक्र करके मंगलसूत्र छीनने वाली बात क्यों कही। वो सर्वे करना चाहते हैं, कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। दरअसल पीएम मोदी को कांग्रेस पर यह हमला करने का मौका कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से मिला, जो उन्होंने 6 अप्रैल को तेलंगाना की चुनावी सभा में दिया था। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कांग्रेस नेताओं के इन्हीं बयानों को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की तो सोच ही ऐसी है। मुसलमानों को भी इस देश की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। क्या आप भारतीय नहीं हो? ये देश आपका भी होना चाहिए। इस देश की संपत्ति में आपका भी हिस्सा है। मैं इस देश की संपत्ति आपके साथ साझा करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पैना तीर छोड़ दिया है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री लोगों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बौखलाहट भरे भाषण बता रहे हैं कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। कांग्रेस कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक समुदाय के लिए जिस तरह की बात कही है वो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द है। सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है 123 जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। मुसलमान मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र। पीएम मोदी ने चुनावी अभियान में कांग्रेस की तरफ ये 3 शब्द बार छोड़े। कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांग लिया। खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का घोषणा पत्र सही से समझ नहीं पाए, इसलिए वो उनसे मिलकर उन्हें मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं। इसे लेकर आज दिन भर कैसी तीखी बयानबाजी हुई, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो यही जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं। मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। This is quite unfortunate. He is lying everything. He is misquoting, entirely misquoting the Congress manifesto. That is why we decided to send the manifesto from all over India to PMO. कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के कुनबे के लोग हों, वो जो है इस चुनाव में प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। तो बीजेपी कांग्रेस में मंगलसूत्र पर महाभारत छिड़ी तो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में शिक्षक भर्ती घोटाला सियासत की वजह बना। असल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आज मैदान में थी, तभी यह खबर आई कि अदालत ने 2016 में हुई शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है। 42 लोकसभा सीटों वाले सूबे में एक झटके में हजारों लोगों की नौकरी चली गई। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और उसका असर क्या होगा। देखिए, 24,640 टीचरों की नौकरी खत्म हो गई। 2016 से अब तक लिया गया पूरा वेतन ब्याज समेत लौटाना होगा। सैलरी वापस करने के लिए टीचरों को 6 हफ्तों का वक्त दिया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने भर्ती के लिए बनाया गया 2016 का एसएससी पैनल रद्द करते हुए नया पैनल बनाने का आदेश दिया है। इस आदेश के हिसाब से बंगाल में अब नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 8 साल पहले 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के लिए जिन टीचरों को ममता सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया, अब वो बेरोजगार हो गए। 2014 में पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। उनके कार्यकाल की नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना। 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है उसको पूरा कैंसिल कर दिया है
और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। ये आदेश ऐसे वक्त में आया जब दूसरे चरण की वोटिंग में बस 4 दिन बचे हैं। इस फैसले का सियासी असर ममता बनर्जी भी जानती है, इसलिए उन्होंने फौरन मोर्चा संभाला। ममता ने भरोसा दिया, जिनकी नौकरी चली गई हम उनके साथ खड़े हैं। 2016 की नियुक्तियां रद्द करना गैर कानूनी है और हम इसे चुनौती देंगे। बीजेपी नेता न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर तब काफी हंगामा खड़ा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की कमान संभाली। जांच के दौरान पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापे पड़े थे, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने का दावा किया गया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कुछ टीएमसी विधायक भी पकड़े गए थे। आपके मन में यह सवाल होगा कि यह घोटाला कैसे हुआ और कैसे यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। आइए सारी डिटेल में आपको बताता हूं। 2016 में 24,640 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, जिसके लिए 23 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिया। आरोप लगे कि वैकेंसी 24,640 पदों के लिए थी, जबकि 25,750 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। ओएमआर शीट के मुताबिक नौकरी के हकदार उम्मीदवारों को जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया। कुछ ऐसे परीक्षार्थी भी थे जिनको रिश्वत देने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, तो वो टीएमसी नेताओं से पैसे वापस मांगने लगे। आरोप था कि टीचर नियुक्ति के बदले 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक लिए गए और फेल अभ्यर्थियों को भी नौकरी दी गई। तब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा था कि इस भर्ती में कुछ ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास नहीं की थी, जबकि शिक्षक भर्ती के लिए इस परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। इसलिए विरोध लंबे समय से चल रहा था। योग्यता के बावजूद जिन उम्मीदवारों को जॉब नहीं मिली, वो कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास 1135 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के फैसले से उनके चेहरे पर खुशी जरूर थी, लेकिन 24,000 शिक्षकों की नौकरी जाने से निराशा भी नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आदेश के बाद उन लोगों की नौकरी भी छिन गई जो योग्य थे। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने शिक्षक घोटाले के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इन उम्मीदवारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे डिमांड पहले से एक ही था कि जो लोग गलत तरीके से नौकरी मिला है, जिन लोगों को, उन लोगों का नौकरी जाए और उनकी जगह पे जो लोग जेन्युइन है उनको नौकरी दिया जाए। एक भी व्यक्ति इस पैनल पे जो योग्य था वो आज नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये हम नहीं चाहते हैं। हम लोग यही चाहते थे कि जो लोग करप्शन करके नौकरी जिसको मिला वो जाए। आज जो राय हमें मिला कि सभी का नौकरी जा रहे हैं, इसमें हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि एक भी अगर जेन्युइन कैंडिडेट को नौकरी से निकाला गया तो उसका हालत हमारी तरह ही हो जाएगा। भ्रष्टाचारी ज़्यादा थे। कितना? फिर भी 10,000, 20,000, 15,000 और जायज़ तरीके से नौकरी मिला 10,000। करप्शन तो यही है, जो सीट जितना था उससे ज़्यादा अपॉइंटमेंट दिया जो लोग, और पैसा लेके हुआ। और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चुनावी माहौल में हंगामा खड़ा हो सकता है। वैसे टीचर जिनकी नौकरी चली गई वो सड़कों पर उतर सकते हैं। बंगाल में चुनाव के इस माहौल में सड़कों पर शिक्षक आंदोलन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऐसे में इस मुद्दे पर सूबे में सियासत भी गर्म है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है, जबकि टीएमसी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। न्यायालय के फैसले के बाद तुरंत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। 24,000 परिवार, क्या होगा उनका? अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन चल रहा है, अभी कोर्ट जो किया वो जिसका हक है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसने कोई गलत नहीं किया, वो कैंडिडेट्स को भी क्वेश्चन मार्क में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ये ऑर्डर चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर टीएमसी ने सवाल उठाया और इसी बहाने जस्टिस गंगोपाध्याय का मुद्दा उठाया, जो अब बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। जस्टिस अभिजीत
गंगोपाध्याय वो के चेयर से अभी भाजपा का कैंडिडेट बन गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हाई कोर्ट में ऐसा कोई वेटिंग लिस्ट तो नहीं है कि कोई दूसरा कोई जा रहा है इस लाइन में? पूरा समाज को एक बाजार बना दिया। खुला बाजार में जैसे सब्जी बिकता है, ऐसे नौकरी बिक गया। टीएमसी का आरोप है कि चुनावी माहौल में इस जजमेंट और बीजेपी के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये पूरा मामले में बीजेपी और तृणमूल आमने सामने है और तू मैं कर रहा है, ये साफ झलक दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। वैसे 2024 की सियासी लड़ाई TV9 के सत्ता सम्मेलन में भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मंच पर आज राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा रहा। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचे। कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों ने भी इसमें शिरकत की। सब ने हमारे मंच पर खुलकर अपनी बात रखी। सरकार ने विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाए तो विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछे। विकास, राम मंदिर और संविधान समेत कई मुद्दों पर बेबाक चर्चा हुई। एक बात पक्की है, बीजेपी में कोई ये ना सोचे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ किसी के बिना भी काम चलता है। ये हम किसी को पालने की जरूरत नहीं है। तो जो काम पार्टी दे वो काम करते चले। आपने नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कैसा बना दिया है, न्यू इंडिया, नया भारत, अच्छे दिन, ऐसा कि जिसमें संविधान की बातें होने लगी कि ये सुरक्षित है या नहीं है। 75 साल अमृत महोत्सव, विकसित भारत, इसमें बातें होने लगी कि मत के अधिकार को क्या आगे हम सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं। क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा है, क्या रशिया जैसा देश तो नहीं बन रहा है, क्या फ्रांस जैसा देश तो नहीं बन रहा जहां एक ही पार्टी का शासन हो, जहां विपक्ष के लोगों की हत्याएं होती हो। आप अगर आतंकवादी को जी करते हो और भगवान राम पे प्रश्न उठाते हो तो आपको क्या बोलूंगा मैं, और भगवान राम का प्रशंसक बोलूंगा। आप भगवान राम पे प्रश्न उठा करके सबकी भावनाओं के साथ अन्याय कर रहे हो, इसके बारे में कौन दोषी है? आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ने की बात करने, तो फिर राम मंदिर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? राम मंदिर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? हमने तो नहीं बनाया, लेकिन जनता देखती, जनता जानती है। आपको विश्वास के साथ कहता हूं 29 की 29 जीतेंगे। जो एक बची थी छिंदवाड़ा, उसमें भी इस बार कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर भी बनाएंगे। रावण को अपना आदर्श नहीं मानता, मैं राम को मानता हूं। अहंकार रहित भाषा बोलता हूं। हम बीजेपी से अच्छा करेंगे, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं इतनी देर। ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पहला अधिकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी में मुसलमानों को है। ये बातें करने के पहले वो सोचते नहीं है कि वो क्या रहे हैं। आप बांटने का काम आप कर रहे हो, दोष हमको लगा रहे हो। तो देश में चुनावी राजनीति के बाद आपको पाकिस्तान का कश्मीर पर प्रपंच दिखाते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इजरायल से तनाव के बीच 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने रईसी के सामने गाजा का जिक्र किया, मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कश्मीर राग अलापा, लेकिन रईसी ने कूटनीतिक तरीके से शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। दुनिया में मजाक का दूसरा नाम पाकिस्तान। अब की बार कश्मीर कार्ड पर ईरान ने आईना दिखाया। कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। सुना आपने, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने 35 मिनट के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कितनी होशियारी से गाजा का जिक्र किया और इस बहाने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सामने
कश्मीर काट गए। सोचा था कि वो गाजा पर समर्थन देकर कश्मीर पर समर्थन मांगेंगे तो ईरान का साथ मिल जाएगा, लेकिन शरीफ के इस नफरती बयान का जवाब रईसी ने किस तरह दिया, अब ये भी सुनिए। اونچه که تمام مردم دنیا را امروز استدار کرده این که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشر کارآمدی خودشون را از دست دادند. سازمان ملل کارآمدی خودش را از دست داده. شورای امنیت وظیفه خودش را انجام نمیده. रईसी ने ईरान पाकिस्तान संबंधों की बात की, गाजा फिलिस्तीन की चर्चा की, यूएनएससी का जिक्र किया, लेकिन 35 मिनट में एक बार भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। एक झटके में पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे पर पानी फेर दिया। वैसे ये 15 दिन में दूसरी बार है जब कश्मीर पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। कुछ वक्त पहले शहबाज शरीफ कर्ज मांगने सऊदी अरब पहुंचे थे। यहाँ भी उन्होंने कश्मीर काट चला था। सोचा था कि सऊदी के क्राउन प्रिंस इस मसले में दखल देंगे कि कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें तीसरे देश को आने की जरूरत नहीं है। मजे की बात है, उस समय सऊदी ने कंगाल पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं दिया था, निवेश के नाम का झुनझुना थमाया था। पाकिस्तान बरसों से कंगाली में जी रहा है, लेकिन आतंक को सप्लाई करने और कश्मीर पर दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आ रहा है। इसी वजह से दुनिया में उसकी कोई साख नहीं है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया था। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहाँ के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन आपको बात पहुंच गई। शहबाज शरीफ ने आज ईरान को खुश करने के लिए एक और सस्ती चाल चली। शरीफ कैबिनेट ने रईसी के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत फैसला लिया गया कि इस्लामाबाद की 11th एवेन्यू रोड को ईरान एवेन्यू के नाम पर रखा जाएगा। ईरान को खुश करने वाली पाकिस्तान की तमाम चालें उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। खबर है कि पाकिस्तान पर सीधे अमेरिका से हंटर चलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे पाकिस्तान ने रईसी के इस्लामाबाद दौरे से ठीक पहले ईरान को एक धोखा भी दिया। मिडिल ईस्ट में ईरान जिस संगठन को खुला समर्थन देता है, उसी संगठन को पाकिस्तान ने आतंकी संगठन घोषित किया। इस संगठन का नाम जेनेबियोन ब्रिगेड है। पाकिस्तान का आरोप है कि जेनेबियोन ब्रिगेड के सदस्य पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहे थे। जेनेबियोन ब्रिगेड संगठन इजरायल और अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है। यह संगठन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को समर्थन मुहैया कराता है। ईरानी न्यूज वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने जेनेबियोन ब्रिगेड का गठन सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद किया था। बशर अल असद को ईरान और रूस का खुलकर समर्थन हासिल है। इजरायल से तनाव के बीच वो पश्चिमी देशों को दिखाना चाहते हैं कि इस मसले पर उनके साथ कई देश हैं, लेकिन कूटनीतिक दांव के अलावा ईरान एक और काम कर रहा है। लाल सागर में बारूदी बवंडर लाने की तैयारी तेज कर चुका है। खामनेई का एक फरमान ईरान के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी की तरह है। اینی که طرف مقابل بحث پیش بیاره که چند ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई इजरायल पर हमले के बाद पहली बार अपने टॉप कमांडर से मिले। उनकी हौसला अफजाई की। कहा जा रहा है कि यहीं पर उन्होंने इजरायल पर चौतरफा हमले का प्लान बनाया। اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران खामेनेई के आदेश के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन एक्टिव किए गए। अब इजरायल पर सीरिया, ईरान, लेबनान से ज्यादा जोरदार हमले की तैयारी की जा रही है। इसका एक ट्रेलर लेबनान से देखने को मिला। इजरायल पर हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक देखने को मिला। हिजबुल्लाह ने मिलिट्री साइट को निशाना बनाया। शुमीरा, दोवेव में सर्विलांस स्टेशन को टारगेट किया। उधर खामेनेई के ऑर्डर के बाद सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित ग्रुप ने अमेरिकी बेस पर 5 मिसाइल्स दागी। इस हमले में अमेरिका का एक फाइटर प्लेन तबाह हो गया। जानकार मानते हैं कि ये अभी शुरुआत है। खामेनेई ने इसके अलावा लाल सागर में बारूदी बवंडर लाने की योजना भी बना ली है। ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड अहमद का दावा है कि ईरान ने हौथी को लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को टारगेट करने का आदेश दिया है। इसके बाद लाल सागर में कार्गो शिप पर हमले तेज हो सकते हैं।
अमेरिका और पश्चिमी देशों के वॉरशिप निशाने पर आ सकते हैं। इजराइल पर डायरेक्ट वॉर नहीं करके हूती से हमले का प्लान बनाया गया है। इसके नतीजे में लाल सागर में विध्वंस का नया चैप्टर खुल सकता है। और ईरान के इशारे पर लाल सागर में तमाम देशों के कार्गो शिप पर हमले तेज होंगे तो महंगाई की शक्ल में इसके खतरनाक नतीजे पूरी दुनिया भुगतेगी। खासकर भारत की बात करें तो मार्च में ही वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि लाल सागर क्राइसिस से महंगाई बढ़ने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात में ही इसका असर वैश्विक खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। भारत का यूरोप के साथ 80% मर्चेंडाइज ट्रेड लाल सागर से होकर जाता है। इसमें कच्चा तेल, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, स्टील आदि शामिल है। इसमें अभी से ही फ्रेट कॉस्ट महंगी है, यानी जो भाड़ा पड़ता है वो महंगा है। इंश्योरेंस प्रीमियम की लागत बढ़ी है। लंबी ट्रांजिट लाइंस के कारण आयातित सामान महंगा हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते महंगाई बढ़ने का डर है। असल में स्वेज नहर से वैश्विक समुद्री व्यापार 10% होता है। मार्ग बदलने से एशिया से यूरोप तक जहाज की यात्रा में लगभग 12 दिन और जुड़ जाते हैं और यही महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो मिडिल ईस्ट की धरती कैसे बारूदी शोलों से जल रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन चांद पर कब्जे को लेकर चीन के इरादे क्या हैं, यह खुलासा चौंकाने वाला है। नासा ने चेतावनी दी है कि चीन चांद के कुछ हिस्से पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, आपको देखनी चाहिए। आज से 55 साल पहले चांद की जमीन पर इंसान को उतार चुका अमेरिका चीन के खतरनाक इरादों से डरा हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ बिल नेल्सन ने चीन के खौफनाक मंसूबों को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। बिल नेल्सन ने कहा, सिविलियन एक्टिविटी की आड़ में चीन अंतरिक्ष में अपने मिलिट्री प्रोग्राम को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक रेस में हैं। चांद पर अगर चीन पहले बेस बना लेता है तो वो वहाँ के कुछ हिस्सों पर दावा कर सकता है। चीन के इरादे सिर्फ स्पेस प्रोग्राम तक सीमित नहीं है। चीन चांद पर कब्जा करना चाहता है। अंतरिक्ष में अमेरिका और चीन की बादशाहत की होड़ किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका ये कहे कि चीन चांद पर कब्जा करना चाहता है तो ये बेहद हैरान करता है। बिल नेल्सन ने यह भी कहा कि चीन चांद के उस हिस्से पर जा रहा है जो हमेशा अंधेरे में घिरा रहता है। They are going to have a lander on the far side of the moon, which is the side that's always in dark. We're not planning to go there. We don't know what's on the back side of the moon, so that would be something that they would discover. चांद पर स्पेस मिशन भेजना अलग बात है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि चीन स्पेस मिशन के नाम पर मिलिट्री प्रोग्राम को अंजाम दे रहा है तो ये टकराव को अंजाम दे सकता है। नासा चीफ ने आगे क्या कहा वो सुनिए। चीन ने दक्षिण चीन सागर में जिस तरह का व्यवहार किया उससे साफ हो जाता है कि अंतरिक्ष में उसका रवैया कैसा होगा। चीन कहता है कि अंतरिक्ष में उसकी गतिविधियां वैज्ञानिक हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ और लगते हैं। चीन ने पहले भी कहा था कि वो चांद पर डिज्नीलैंड जितना बड़ा बेस बनाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी 2030 तक ऑटोमस यान के जरिए चांद पर अंतरिक्ष यात्री उतारने की तैयारी में है। वो चीन से पहले चांद पर बेस बनाना चाहता है। लेकिन अगर नासा चीफ बिल नेल्सन की आशंका सच साबित हुई तो भविष्य में स्पेस वॉर भी छिड़ सकता है। तो क्या वाकई चीन का इरादा चांद पर कब्जा करने का है? क्या नासा चीफ का अलर्ट सही है? चीन ने चांद को लेकर क्या प्लानिंग की है और चांद से आखिर चीन चाहता क्या है? अब इस रिपोर्ट में देखिए। चांद के उत्तरी ध्रुव के पास और धरती से दिखने वाले हिस्से में अब तक काफी शोध हो चुके हैं, लेकिन माना जाता है कि चांद का असली खजाना इसके उस हिस्से में छिपा है जो अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। चीन की नजर इसी खजाने पर है। चंद्रमा पर लाखों टन हीलियम 3 होने का अनुमान है। हीलियम 3 का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हो सकता है। हीलियम 3 रेडियो एक्टिव नहीं होती है, इससे वेस्ट मटेरियल का रिस्क नहीं होगा। चंद्रमा पर स्कैंडियम और येट्रियम समेत कई रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी में होता है। चंद्रमा पर मौजूद पानी, वहां की चट्टानों और मिट्टी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कई देशों की नजर है। लेकिन वहां पानी है, इसका पता भारत के चंद्रयान 3 ने लगा लिया है। लेकिन चंद्रमा पर बादशाहत की चाहत में चीन ने कितनी बार कोशिश की है वो भी देख लीजिए।
चीन ने अब तक 5 चांग ई मिशन लॉन्च किए हैं। साल 2007 में पहला ऑर्बिटल लॉन्च किया, साल 2010 में दूसरा ऑर्बिटल लॉन्च किया, साल 2013 में चांद पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की, साल 2018 में चांग ई 4 के साथ दूसरी बार चांद पर लैंडिंग की, साल 2020 में चांग ई 5 लॉन्च किया जो 1731 ग्राम चट्टान का हिस्सा लाया। और अब चीन चांग ई 6 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और नासा चीफ कहते हैं कि चीन ने यह फैसला क्यों किया इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। Decision is that it's more profitable for us to go to the south pole of the moon because we think that's where the water is. So why do you think they made that decision? I'm curious. I have no idea. नासा चीफ के इस बयान से साफ है कि चीन कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर चीन अंतरिक्ष में स्पेस मिशन की आड़ में मिलिट्री प्रोग्राम चला रहा है तो उसे कई देशों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की चुनाव से पहले ही जीत। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश खंबाणी का पर्चा रद्द। बीएसपी समेत 6 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। कांग्रेस की मांग रद्द हो सूरत चुनाव। 17 शिकायतों का पिटारा लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। अभिषेक मनु सिंघवी की मांग, पीएम मोदी के बयान पर चुनाव आयोग ले सख्त एक्शन। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हरियाणा में अकाली दल और आईएनएलडी ने मिलाया हाथ। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग। कन्हैया कुमार के बाद अब उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज का विरोध। कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, बोले बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। अखिलेश ने कन्नौज से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को दिया टिकट, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने बिहार की 5 और पंजाब की 2 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। मुजफ्फरपुर से बीजेपी से कांग्रेस में आए अजय निषाद को दिया टिकट। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल कह रहे हैं खटाखट गरीबी हटाएंगे। 15 साल अमेठी में थे, वहां गरीबी क्यों नहीं हटाई। यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगाया हमले का आरोप। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा का रोड शो। गोविंदा को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। और आगे देखिए, डूबते चीन में चर्चा, आपदा प्रबंधन का भारतीय फॉर्मूला, द पीएम फैक्टर।